विंटर 2025 पेपर 4 वेरिएबल कोड है 0625. लेट्स स्टार्ट द पेपर. ये कह रहा है कि a train travels with a constant velocity of 56 मीटर पर सेकंड on a horizontal track. ठीक है. The mass of the train is 440,000 किलोग्राम. State the difference between velocity of a train and its speed. बच्चों वाला सवाल है. क्या होता है भाई वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है. सो स्पीड हैज नो डायरेक्शन बट द वेलोसिटी हैज अ डायरेक्शन. वो डिफरेंस की बात कर रहा है. तो स्पीड हैज नो direction while velocity has, ठीक है, its direction. सर ये कौन सा वेरिएंट है? ये वेरिएंट 4-1 है. वेरिएंट 1 है. पेपर 4 वेरिएंट 1 है. क्लियर. कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द मूविंग ट्रेन. कह रहा है कि कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द मूविंग ट्रेन के लिए उसका ये फार्मूला है E k = ½ of mv². सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय मास कितना 440 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय स्पीड 56 का स्क्वायर. सो आंसर कौन बताएगा? 6.9 into 10 power 8. 6.9 into 10 power 8. सबका यही है. तो 6.8 ये बल्कि रुक जा पहले एक्चुअल वैल्यू लिखो 68,992,1230 जो. उसके बाद इसको राउंड ऑफ करो 6.9 इंटू 10⁻², 2 4 2 6 2 8. बिल्कुल सही तुमने राउंड ऑफ करके इसका रिजल्ट लिखा 6.9. ठीक है. आपके 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में. उसके अलावा तुम 690 मेगा जूल्स भी लिख सकते थे. ये भी ठीक था. इसके अलावा 690,000 या 690 मिलियन भी लिख सकते थे. That was also true. The train has a uniform deceleration of 1.2 meter per second square. Calculate the constant braking force which brings the train to the rest. So उसके लिए अब हम क्या करेंगे? तो उसके लिए अब आपने लगाना है F = resultant force = ma. तो कांस्टेंट डिसेलरेशन है. तो डिसेलरेशन उसने ऑलरेडी बोल दिया है. तो नेगेटिव साइन लगाने की कतन भी जरूरत नहीं है. सो मास कितना है आपके पास? मास के गिवन है 440 मल्टीप्लाई बाई 1.2. तो ये आप कर लें 440 मल्टीप्लाई बाई 1.2 तो 528,123 न्यूटन. ठीक है. न्यूटन रिजल्ट आएगा. ठीक है. 528,000. ठीक है. अब इसको राउंड ऑफ करेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर में. उसकी वजह ये कि सारे 2 सिग्निफिकेंट फिगर में ये हो जाएगा 530,000 न्यूटन. यूनिट लाजमी लिखिएगा अदरवाइज यूनिट पेनल्टी पड़ सकती है. आप यूनिट पेनल्टी को यूपी करके लिखता है. ठीक है. कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन एज इट कम्स टू रेस्ट. वो कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन. अब सवाल है कि आप डिस्टेंस जो है जो ट्रेवल किया वो आप कैसे लिखेंगे? ठीक है. हाउ इज द प्रोसीजर क्या है, किस तरह से आप फॉलो करेंगे? तो देखिए उसके लिए आप वर्क डन से निकाल सकते हैं क्योंकि उसने बोला है ना कि यूनिफॉर्म डिसेलरेशन है. तो आप वर्क डन से निकाल सकते हैं. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वर्क डन से कैसे निकाला जाएगा. ठीक है. सो वर्क डन = ठीक है रिजल्टेंट फोर्स. अब वर्क डन = रिजल्टेंट फोर्स इनटू ठीक है डिस्प्लेसमेंट. अब ये कब आता है? ये वाला फार्मूला कब लिखा जाता है? जब आपके पास अपोजिंग फोर्स ना हो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो. ठीक है. आ रही बात समझ? तो उस वक्त ये फार्मूला आपके लिए ठीक है. अब आप क्या करोगे? जाहिर सी बात है वर्क डन यानी एनर्जी कन्वर्जन कितनी है 6.9 इंटू जो आपने एनर्जी निकाली वो कितनी निकाली 6.9 निकाली. तो 6.9 इंटू 10⁸ is equals to resultant force constant decelerating force 530,123 मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट d. तो यहाँ से कोई d की वैल्यू जरा निकाल के मुझे दिखाए. उसको वहाँ जाके डिवाइड कराए जी. डिवाइड करें और डिवाइड करके मुझे बनाए क्या वैल्यू आ रही है. 1301. तो ये 1301.8. तो ये राउंड ऑफ होके 2 सिग्निफिकेंट फिगर में 1300 मीटर हो जाएगा. आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? ठीक है. 1300 मीटर हो जाएगा. 2 सिग्निफिकेंट फिगर में रिजल्ट लेकर आए. ओके. आपकी मर्जी आप 1.3 किलोमीटर लिख दें. आपकी मर्जी 1300 लिख दें. बट सेटअप इट्स 1300 मीटर. क्लियर. अब आइए आगे क्वेश्चन नंबर 2.
क्वेश्चन नंबर 2 जो है, देखो पहला जो टॉपिक था वो आपका वर्क एनर्जी पावर से भी दे दिया, थोड़ा हल्का फुल्का उसने काइनेमेटिक्स का भी कुछ पार्ट दे दिया, डायनामिक्स का पार्ट भी दे दिया, कैलकुलेशन का भी दे दिया। क्वेश्चन नंबर 2, टेबल 2 कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लैनेट मार्स। इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड मास दिया हुआ है और यहाँ पर मार्स का मास दिया हुआ है, ये इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ गिवन है, ये उसकी एवरेज डेंसिटी। डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास ऑफ द टेस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास ऑफ द टेस्ट ऑब्जेक्ट। मैं हमेशा टेस्ट का वर्ड लिखता हूँ, ठीक है। ठीक है, ग्रेविटी के की इंफॉर्मेशन देगा कौन? वही ऑब्जेक्ट जो उसके साइज में बहुत छोटा है, वो मूव करेगा, उसका चलना, उसका फिरना, उसके चलने फिरने से ही आप ट्रेस करेंगे उसके मोशन को, और फिर आप ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस बनाएंगे, उससे पता चलता है कि उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है। उस ऑब्जेक्ट को टेस्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है, या टेस्ट मास कहते हैं। इसका मास ग्रेविटेशन उस अर्थ के मास के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगा, ठीक है, बस ये समझ लीजिए। सो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग पर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज द टेस्ट ऑब्जेक्ट, और टेस्ट ऑब्जेक्ट का मास अर्थ के मास के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। पढ़ते हैं, नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट हैज अ वेट ऑफ 42 न्यूटन। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, उसका वेट है 42 न्यूटन ऑन द अर्थ। कैलकुलेट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द सरफेस ऑफ द मास। बच्चों वाला सवाल है, दोनों का मास तो सेम रहेगा, तो आप यहाँ से एक इंफॉर्मेशन लिखेंगे, मास ऑन अर्थ, ठीक है, इक्वल्स टू मास ऑन क्या है, मार्स। दोनों के मासेस सेम नहीं होंगे। अब अब m इज इक्वल टू W अपॉन जी होता है, इधर भी W अपॉन जी होता है। क्लियर? यहाँ पर भी आप अर्थ लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर भी आप अर्थ लिख देंगे, यहाँ पर आप मार्स लिख देंगे, यहाँ पर भी आप मार्स लिख देंगे। क्लियर? निकालना क्या है? कैलकुलेट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। आपको निकालना क्या, आपको ये निकालना है, ये निकालना है, और क्या निकालना है आपको, इसके अलावा तो और कुछ नहीं निकालना। तो भाई कुछ नहीं करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, खत्म। ठीक है, वेट ऑफ अर्थ कितना है? वेट ऑन अर्थ 42 न्यूटन मल्टीप्लाई बाई वैल्यू ऑफ जी ऑन मार्स विच इज 3.7, ये गिवन है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। क्लियर? सो 3.7 न्यूटन पर केजी, ठीक है, डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू, ठीक है, जी की वैल्यू ऑन अर्थ, अर्थ के पे जो जी की वैल्यू वो कितनी होगी, तो अर्थ पे जी की वैल्यू आप सबको सही है, तो 16 न्यूटन, ठीक है, सो दैट इज 16 न्यूटन, 16 न्यूटन का उसका वेट होगा। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द मास, है वॉल्यूम ऑफ द मास। अच्छा भाई, मार्स का वॉल्यूम निकालें, मार्स का वॉल्यूम कैसे निकालें? तो भाई उसने वो डेंसिटी गिवन है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो मास ऑफ द मार्स ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है भाई? 6.4 एक्सपोनेंट 23 kg, 6.4 इंटू 10⁻23, ठीक है, डिवाइडेड बाई जो वैल्यू है वो है किसकी, डेंसिटी की। डेंसिटी कितनी गिवन है? डेंसिटी, एवरेज डेंसिटी 3900, थ्री सो 3900, ठीक है, ये आ रहा है। चले बताए क्या आंसर आ रहा है? 1.64 इंटू 10⁻20 मीटर क्यूब। अब ये 1.64 है, ये राउंड ऑफ होगा 1.6 पे जाएगा, तो 1.62 सिग्निफिकेंट रीजन। क्या है, आगे चल रहे हैं, पार्ट सी इसका देख लें, ठीक है, समझ आ रहा है या ऊपर से जा रहा है भाई? ये फिगर 2.1 shows a space buggy that is tested on the earth. The buggy is traveling at a constant speed in straight line. The driving force on the buggy is 30 newton. Draw and label one arrow on figure 2.1 to show the size and direction of the resistive force. बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होगा और इतनी ही बड़ा ही होगा, ठीक है, इतने ही बड़ा होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा।
ठीक है भाई, तो ये भी 30 न्यूटन होगा, तो ये रेजिस्टिव फोर्स आर लिखने वाले इस पे आप, ठीक है, ये भी 30 न्यूटन की होगी। ठीक है, से लेबल करने के लिए क्या, तो हमने इसको लेबल भी कर दिया आर, उसने बोला नहीं किस तरह करना, पर हमने लेबल कर दिया इसको। ठीक है, राइट वर्ड। इक्वल एंड अपोजिट है, उसकी वजह ये कि कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा तो अंडरस्टूड सी बात है, ये जो फॉरवर्ड स्पीड है, जो बैकवर्ड स्पीड है, दोज विल बी सेम, बिल्कुल भी चाहिए नहीं। ठीक है, air resistance on Mars is less than the air resistance on Earth. The same driving force 30 Newton is exerted on the buggy on the Mars. ये मार्स में कह रहा है कि एयर रेजिस्टेंस कम है, ठीक है, और देन ऑन अर्थ, अर्थ में एयर रेजिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, हमें पता, वो कह रहे स्टेट the same driving 30 Newton force is exerted on the buggy on the Mars. State the effect this has on the resultant force on the buggy on the Mars. वो कह रहा है कि इसका resultant force पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। वो कह रहा है कि air resistance on Mars is less. तो जब एयर रेजिस्टेंस कम होगी तो रिजल्टेंट फोर्स बढ़ेगी ना, अंडरस्टूड सी बात है। ठीक है, देखो होता क्या, ध्यान देना, सबसे पहले तो समझना कि रिजल्टेंट फोर्स जो होती है, रिजल्टेंट फोर्स इज बेसिकली द ड्राइविंग फोर्स माइनस द एयर रेजिस्टेंस कह लें। अब एयर रेजिस्टेंस को आप कुछ भी लिख लें या रेजिस्टिव फोर्स लिखते चलें, समझिए। वो कह रहा है कि अगर ड्रैग कम है, ये चीज कम है, ठीक है, फर्स्ट करें एक वैल्यू लेकर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, फर्स्ट करें ड्राइविंग न्यूटन, ड्राइविंग जो है वो 100 न्यूटन की फोर्स है। एयर रेजिस्टेंस अर्थ की सरफेस पर, फर्स्ट कीजिए, मान लीजिए अर्थ की सरफेस पर है 40 न्यूटन, तो रिजल्टेंट आता है 60 न्यूटन। ठीक है, लेकिन मार्स की सरफेस पर यही डिफरेंस, यानी कि 100 न्यूटन की ड्राइविंग फोर्स तो इसकी वही रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन मार्स की सरफेस पर रेजिस्टिव फोर्स कम होकर 40 से लेट से 30 हो जाती है। तो 100 में से 30 निकालें, अब रिजल्टेंट फोर्स रहेगी आपकी कितनी न्यूटन, रिजल्टेंट फोर्स आपकी हो जाएगी 70 न्यूटन, यानी रिजल्टेंट फोर्स टेक्निकली बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आ रही बात समझ लो, तो इस फॉर्मूले को देखिए, उसको छोड़ दीजिए, फॉर्मूले को देखिए, इस फॉर्मूले के हिसाब से ड्राइविंग फोर्स तो वही रहेगी, लेकिन रेजिस्टिव फोर्स आपकी जो है वो मार्स पे जाके कम हो जाएगी, जिससे आपकी रिजल्टेंट फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर। अब देखिए, स्टेट द इफेक्ट, स्टेट दिस इफेक्ट ऑन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बगी ऑन द मार्स। रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, इट विल बी इंक्रीज। क्या, क्यों, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टिव फोर्स एंड ड्राइविंग फोर्स एंड द रिजल्टेंट फोर्स। अब वो कह रहा है स्टेट द इफेक्ट, उसने एक्सप्लेन करने के लिए नहीं कहा, इसने स्टेट दिस इफेक्ट का, तो इट विल बी इंक्रीज, खत्म कहानी, हमने बता दिया इट विल बी इंक्रीज। अब वो सवाल ये कह रहा है पार्ट 2 में कि जनाब क्यों, तो जनाब उसकी वजह मैंने आपको बताई, ये रिलेशनशिप है, ठीक है, ये रिलेशनशिप है, और मैं इस रिलेशनशिप में इस रिजल्टेंट फोर्स को भी अब लिख रहा हूँ। ठीक है भाई, समझ आ गई। ये अच्छा क्वेश्चन है। फिगर 3.1 शोज ए सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ द सोलर सेल। ठीक है, लाइट ऐसे पड़ रही है इस पे, लाइट यूं पड़ रही है, और उसके बाद जाहिर है कि यहाँ से वो कन्वर्ट कर रही है इलेक्ट्रिसिटी में उसको। अब वो कह रहा है डिस्क्राइब द एनर्जी ट्रांसफर इन द सोलर सेल। वो कह रहा है कि एनर्जी ट्रांसफर किस तरह से होगी, क्या होगा। सिंपल इज दैट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो लाइट से, वो सन से आ रही है, एंड दैट कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू इलेक्ट्रिकल वर्क डन कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रही है, तो एनर्जी ट्रांसफर कह रहा है। ठीक है ना, सो अब एनर्जी ट्रांसफर में क्या होगा कि मैं लिखूंगा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम सन इज ट्रांसफर्ड या ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या इलेक्ट्रिकल वर्क डन भी कह सकते हैं आप। ठीक है, आ रही बात समझ में। उसके बाद कह रहा है सजेस्ट हाउ द ब्लैक, अच्छा 2 नंबर क्यों है फिर मैं बता दूं, क्योंकि कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ से इसका 1 नंबर है, कहाँ ट्रांसफर हो रहा है इसका भी 1 नंबर है। कह रहे बच्चों, ठीक है, आगे चलते हैं। सजेस्ट हाउ द ब्लैक कोटिंग अलाउ द सोलर सेल टू ट्रांसफर मोर एनर्जी। उसकी वजह है कि जो ब्लैक कोटिंग है दैट एब्जॉर्ब्स मोर एंड मोर हीट, वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा, दैट इज अ गुड कंडक्टर, दैट इज अ गुड एब्जॉर्बर। ठीक है, ब्लैक कलर इज अ गुड एब्जॉर्बर, अच्छा एब्जॉर्बर होता है, इस वजह से ऐसा होता है, और पुअर रिफ्लेक्टर होता है बेसिकली। ठीक है, ठीक है,
सजेस्ट कह रहा है रीजन इज ब्लैक कलर इज ब्लैक, ब्लैक नहीं बल्कि ब्लैक एब्जॉर्ब, ब्लैक इज अ गुड एब्जॉर्बर। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और रिफ्लेक्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 0.72 किलोवाट ऑफ द लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सोलर सेल इन फिगर 3.1। द सेल हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 75%, एफिशिएंसी गिवन है, और लाइट जो पड़ रही है दैट इज द इनपुट पावर गिवन है। कैलकुलेट द आउटपुट पावर। सो वी नो दैट एफिशिएंसी इज इक्वल टू पावर आउटपुट, यूजफुल पावर आउट अपॉन total power in multiply by 100. So 75 is equals to power out divided by 0.72, ठीक है, किलोवाट मल्टीप्लाई बाय 100। तो 75 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 0.72 इज इक्वल्स टू पावर आउट। तो पावर आउट इक्वल्स टू निकाल लीजिए आप 0.72 मल्टीप्लाई बाय 0.75, ये 0.54 किलोवाट आएगा। सो 0.54 किलोवाट आंसर, ठीक है भाई। 0.54 छोड़ दें, 540 के वाट करने हैं, सब ये दोनों सही है, ठीक है। स्टेट द मीनिंग ऑफ द टर्म किलोवाट आवर, वो कह रहे हैं किलोवाट आवर का मतलब, ठीक है। इसको आप इस तरह से समझ लें कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय 1 किलोवाट, ठीक है, ट्रांसफर्ड बाय 1 किलोवाट अप्लायंस इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर 1 किलोवाट पावर वाले अप्लायंस ने कितनी एनर्जी ट्रांसफर की, दैट इज कॉल्ड 1 किलोवाट आवर। क्लियर हो गई बात। 1 घंटे के अंदर 1 किलोवाट वाले अप्लायंस ने कितनी एनर्जी ट्रांसफर की, दैट इज कॉल्ड 1 किलोवाट आवर। इसको लिख लेते हैं, सही है। अब इसको कैसे लिखेंगे उसको देख लीजिए। दी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर्ड, amount of electrical energy transferred by a 1 kilowatt by a 1 kilowatt appliance in 1 hour। Clear? कह रहा है वो energy produced by the solar cell for an average 6 hours per day. A household uses approximately 7,400 kilowatt hour of electric energy per year. Calculate the number of solar cells needed to produce the energy for one household. Give your answer as a whole number of the solar cell. समझ लीजिए, एनर्जी प्रोड्यूस बाय ईच सोलर सेल फॉर एन एवरेज 6 आवर्स पर डे, एक दिन में ऑन एवरेज 6 घंटे बिजली पैदा कर रहा है। उसके बाद रात हो जाती है, या इंटेंसिटी उतनी रह नहीं पाती, ब्राइटनेस उतनी रह नहीं पाती, और एक हाउस होल्ड को अप्रॉक्सीमेटली 7,400 यूनिट चाहिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अच्छा, पहले तो हमने ये देखना पड़ेगा कि एक एक दिन में कितनी बिजली पैदा हो रही है, ठीक है। हमारे पास जो पावर है ना वो है 0.54 किलोवाट। सो पहले तो हमने एक दिन ये देखना पड़ेगा कि कितनी एनर्जी पैदा हो रही है, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस, ठीक है, इन 1 डे, एक दिन में, ठीक है। अब एक दिन का क्या मतलब है, 6 आवर्स, 6 घंटे में एनर्जी प्रोड्यूस। पहले 1 घंटा देख लेते हैं, ठीक है, पहले 1 घंटा देख लेते हैं, उसके बाद 6 घंटा देखते हैं। एनर्जी के लिए होता है पावर आउटपुट मल्टीप्लाई बाई टाइम। पावर आउटपुट कितना है, 0.54, ठीक है, किलो वाट मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, 1 आवर। तो ये हो जाएगा 0.54 किलो वाट आवर, 1 घंटे में इतनी, ठीक है। तो 6 घंटे में कितनी पैदा होगी, ठीक है, 6 घंटे का मतलब है एक दिन। सो इसको मल्टीप्लाई बाई, यानी 0.54 मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 3.24
किलोवाट आवर। आ रही बात समझ में? तो एक दिन में 3.24 किलोवाट आवर जो है वो बिजली पैदा हो रही है। मुझे तो बहुत ही कम लग रहा है 3.24 यूनिट बिजली का। आपको समझ आ रहा है? Yes. सिर्फ लेकिन आउटपुट पावर इतनी दी हुई है, 0.54 पावर है। एक घंटे में से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0.54 इंटू 1 करेंगे तो 0.54 किलोवाट। एक घंटे में इतनी सी बिजली पैदा हो रही है, हैरत है मुझे। भाई कुछ भी नहीं है, ये आधा यूनिट है बिजली का। आधा यूनिट यूं गिरता है, चुटकी बजाते हुए गिरता है। 3.24 किलोवाट। अब देखते हैं कितनी प्लेट्स चाहिए। वो कह रहा है सोलर सेल कितने चाहिए। अब ये क्या बताया उसने, एक सोलर सेल की कहानी। अच्छा ये एक सोलर सेल की कहानी है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई बाय 365 करनी है, ठीक है। अब यही ये चीज लगाऊंगा मैं, यही फॉर्मूला लगाऊंगा और अब की बार, ठीक है, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस इन 365 डेज। तो ये 3.24 इंटू 365 करो। अब कुछ लॉजिक बन रही है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1182.6 किलोवाट आवर। आ रही बात समझ में? एनर्जी प्रोड्यूस इन 365 डेज, ठीक। अब उसके बाद तुमने वो निकालना है टोटल नंबर ऑफ सोलर सेल, सेल्स रिक्वायर्ड। ये कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ सोलर सेल्स कितना हो जाएगा भाई? अब आप क्या करेंगे, 7 इसके लिए 7400 किलोवाट आवर, इसको डिवाइड करेंगे। अब आप किससे? तो आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, 1182.6 किलोवाट आवर्स, ठीक है। ये पूरे साल की कंजम्पशन है। 7400 डिवाइड बाई 1182.6, तकरीबन इस हिसाब से आपको 6.25 प्लेट्स चाहिए, सोलर सेल्स चाहिए। वो कह रहा है राउंड ऑफ करो, तो भाई मैं तो 7 पे जाऊंगा। ऑब्वियसली 0.25 का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं होता ना, तो कंजम्पशन के लिए आपको ज़्यादा चाहिए, तो 7 पे ही जाऊंगा, ठीक है। 7 सोलर सेल्स नीडेड। कह रहे, समझ आई? जी। ये राउंड ऑफ नहीं किया है। इनफैक्ट अगर आपकी रिक्वायरमेंट 6.01 भी होती तो भी 7 ना करता, क्योंकि वक्त के साथ साथ इंटेंसिटी भी जो डिक्रीज होती है। अच्छा इंटेंसिटी डिक्रीज नहीं, डस्ट पड़ गई, डस्ट पार्टिकल, एफिशिएंसी डिक्रीज होती है, सॉरी। तो वक्त के साथ साथ एफिशिएंसी डिक्रीज होती है, डस्ट पड़ती रहती है, आप सफाई नहीं करते तो एफिशिएंसी कम होना शुरू हो जाती है। फिर आगे जब बैटरी के इश्यूज आते हैं तो आप एक आध प्लेट ज्यादा ही लगाएं। चले, तो कह रहे हैं 12 वोल्ट एंड 50 वॉट, 12 वोल्ट एंड 50 वॉट इमर्जन हीटर। इमर्जन हीटर समझते हैं? वो अक्सर आपके पास एक कॉइल होता है, हीटिंग कॉइल होता है, वो आप लेके सफर पे जाते हैं। अक्सर सर्दी में आप जब उम्रे वगैरह पे जाते हैं तो आप होटल में गर्म पानी नहीं आता, तो आप बकेट में पानी भरते हैं और हीटर डाल देते हैं, ऊपर कनेक्ट कर देते हैं, थोड़ी देर में पानी गर्म हो जाता है। तो इमर्जन हीटर उस तरह का हीटर होता है। इट इज यूज टू हीट 0.15 kg of water in a beaker. The water is initially at room temperature of 20 degrees centigrade. The specific heat capacity of water is itna. Calculate the energy supplied to raise the temperature of the water from 20 to 58. अब बच्चों वाला सवाल है। Q is equal to mc delta T। ये फार्मूला लगेगा क्योंकि सेंसिबल हीट की बात हो रही है। सो कितनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं वाटर को, कि वाटर अपना टेम्परेचर बढ़ा रहा है, तो सेंसिबल हीट है। अगर बॉयल करना होता या मेल्ट करना होता, उसका सिर्फ स्टेट चेंज करना होता, तो यहाँ पर सेंसिबल हीट नहीं लेटेंट हीट आता। सो वी हैव Q, और Q की वैल्यू जो कि है वो कुछ, अब सब सवाल है कि एनर्जी आएगी कहाँ से, पानी को एनर्जी मिलेगी कहाँ से, तो एनर्जी देगा कौन, ठीक है। तो उसको आप समझो, उसके लिए ये लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज लगाओ। वो क्या कहता है कि हीट
supplied is equals to heat received। जो हीट दे रहा है सप्लाई कर रहा है और एक हीट रिसीव कर रहा है। सो हीट सप्लाई कौन कर रहा है? हीट सप्लाई हीटर कर रहा है। रिसीव कौन कर रहा है? वाटर। और भी एक चीज है, प्लस सराउंडिंग भी है, लेकिन सराउंडिंग के हीट लॉस को हम इग्नोर कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि ओ लेवल्स में हम इस हीट लॉस को इग्नोर ही कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करें? अब जो हीटर दे रहा है हीट, उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए हीटर की हीट के लिए आप डेल्टा ई एनर्जी ट्रांसफर लगा देंगे। ठीक है, वाटर जो हीट ले रहा है तो उसकी सेंसिबल हीट में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्लियर है? वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, दैट्स व्हाई उसकी सेंसिबल हीट है यहाँ पे। अब हीटर की हीट की जगह पर आप क्या करेंगे? हीटर की हीट की जगह पर आप यहाँ पर पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम लगाएंगे। कहाँ से? कि आपको पावर का फॉर्मूला पता है कि ये डेल्टा ई अपॉन टी या वर्क डन अपॉन टाइम होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू डेल्टा ई, ये हो जाता है। सो ये डेल्टा ई जो हीटर की एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो हमने यहाँ पे लगा दी। क्लियर है? सही है? आ रही बात समझ में? और राइट साइड पे सेंसिबल हीट, और सेंसिबल हीट की जगह पर हम यहाँ पे लिखेंगे एम सी डेल्टा डी। ये दोनों चीजें आपस में इक्वेट हो जाएंगी। क्लियर? अब यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से क्या निकालेंगे? वो कह क्या रहा है? वो हमसे कह रहा है कैलकुलेट द एनर्जी सप्लाइड टू द। अब वो एनर्जी सप्लाइड की बात कर रहा है। ठीक है, अब चूंकि उसने एनर्जी सप्लाई की बात की तो मैं यहाँ पे पावर इनटू टाइम नहीं लगा रहा। अच्छा, मैं दोनों चीजें समझिएगा, मेरी मर्जी है मैं यहाँ से करूँ, मेरी मर्जी है मैं यहाँ से करूँ, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है जो सबसे अहम प्रॉब्लम है, वो ये है कि हमने यहाँ पर जो कैलकुलेशन की, मैं फिर बता दूं, हमने यहाँ पे कैलकुलेशन में हीट लॉस को ऐड नहीं किया। क्योंकि ना जो हीटर से हीट जा रही होगी बीकर के अंदर, कुछ हीट सराउंडिंग में भी तो जा रही होगी, तो हमने उसको ऐड नहीं किया। इज दैट क्लियर? आवाज आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही बेटा? ठीक है, सो उसको ऐड नहीं किया। दूसरी अहम बात, मैं एक और काम कर सकता था, मैं पावर को इस पावर, ये पावर को टाइम से भी मल्टीप्लाई कर सकता था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं मजबूरन ना चाहते हुए भी इस डेल्टा ई को आके कैरी फॉरवर्ड करूंगा। ठीक है, तो इसको मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करूंगा। मेरे पास मास की वैल्यू कितनी है? मेरे पास मास की वैल्यू है, ये मास गिवन है 0.15। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी गिवन है? 4200। चेंज इन टेम्परेचर 58 माइनस का 28। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड। कोई मुझे बता सकता है आंसर क्या है? 0.15 इंटू 4200 इंटू 58 माइनस 20 जी 23,940. 23940 जूल। कह रहे हैं? अब ये 23940 जूल, ये आंसर अगर आप लिखेंगे तो एक नंबर पेनल्टी का पड़ेगा आपको, यूनिट पेनल्टी पड़ेगी, लास्ट भी पड़ेगी। मैं बिल्कुल भी इस आंसर के लिखने के हक में नहीं हूँ। आप ये यहाँ लिखिए और अगले स्टेप में इसको करिए राउंड ऑफ। आप राउंड ऑफ करेंगे 23, यानी 23,940 है, तो इसको आप 24,000 में राउंड ऑफ कर दें। 23,940 था, तो इसको 24,000 में, सॉरी 24,000, हाँ कर दिया बेटा, कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल कर दिया होगा। ठीक है, द इमर्जन हीटर इज रिमूव फ्रॉम द बेकर। वो कह रहा है कि इमर्जन हीटर को हमने बेकर से रिमूव कर दिया। अच्छा भाई, रिमूव कर दिया, अच्छी बात है। फिर क्या किया? वन मेटल रॉड एंड वन प्लास्टिक रॉड आर प्लेस इन द बीकर ऑफ हॉट वाटर एज शोन। ठीक है, एक मेटल का रॉड और एक प्लास्टिक का रॉड दोनों रखा हुआ है। द रॉड्स आर एट द रूम टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड बिफोर दे आर प्लेस्ड इनटू द बीकर। ठीक, वो कह रहा है कि पॉइंट एक्स इज 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एंड ऑफ द रॉड। पॉइंट एक्स दोनों रॉड से 2 सेंटीमीटर अवे है। ठीक है भाई, ये दोनों रॉड्स के किनारों से 2 सेंटीमीटर अवे, यानी यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर अवे है, और यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर अवे, दोनों 2 सेंटीमीटर अवे। Describe how the temperature of point X on each rod changes after the rods are placed in the beaker. Explain your answer. बच्चों वाली चीज है, ये प्लास्टिक की रॉड है तो बैड कंडक्टर है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो सिर्फ वाइब्रेशन ऑफ एटम्स। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, कंडक्शन के थ्रू जो हीट ट्रांसफर होगी, यानी कि यहाँ से यहाँ हीट ऊपर जाएगी, इधर भी हीट ऊपर ट्रांसफर होगी, तो ज्यादा अच्छी कंडक्शन किसमें होगी? गुड कंडक्टर, ये मेटल रॉड है। तो ये गुड कंडक्टर यहाँ पे कैसे होगी? ठीक है, एक तो वाइब्रेशन ऑफ एटम से होगी, एटम्स वाइब्रेट करेंगे, दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से
ऊपर हीट लेके जाएंगे तो जल्दी हीट ट्रांसफर इस पॉइंट पर होगी। और ये प्लास्टिक की रॉड में सिर्फ वाइब्रेशन ऑफ एटम्स के थ्रू हीट ट्रेवल होगी यहाँ पे, तो हीट यहाँ पर देर से पहुंचेगी और कम पहुंचेगी, इफेक्टिव नहीं होगी क्योंकि बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इस रॉड के अंदर। समझ में आ रही है बात? ये दोनों बातें याद रखिएगा। तो कह रहे हैं डिस्क्राइब हाउ द टेम्परेचर ऑफ पॉइंट एक्स ऑन ईच रॉड चेंजेस आफ्टर द रॉड्स आर प्लेस्ड इन द बीकर। दोनों तरफ इंक्रीज होगा टेम्परेचर, लेकिन ज्यादा जल्दी मेटल रॉड में होगा और देर से प्लास्टिक रॉड। ज्यादा जल्दी और ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज पॉइंट एक्स पे मेटल रॉड पे होगा, और इस पॉइंट एक्स पे प्लास्टिक रॉड में देर से इंक्रीज होगा और कम इंक्रीज होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गई बात? तो आइए जनाब इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, आप लिखें, क्या लिखें भाई? ठीक है, अब ये 4 मार्क्स का है। अब सबसे पहले क्या लिखना है? तो आपने लिखना है टेम्परेचर ऑफ ऑन पॉइंट एक्स, टेम्परेचर ऑफ पॉइंट एक्स ऑन मेटल रॉड्स इंक्रीजेस फास्टर। ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है, एट पॉइंट एक्स इन metal rod increases faster। ठीक है, टेम्परेचर एट पॉइंट एक्स इन मेटल रॉड increases faster than the temperature at point x। ठीक है, in plastic rod। क्लियर? आ रही बात समझ में? प्लास्टिक रॉड, आगे आगे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, विद टाइम या विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, ये जो विद टाइम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर मिलेगा टाइम के साथ साथ। ठीक है, तो ये 2 नंबर हो गए। ठीक है, ये विद टाइम पे भी एक नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद अब द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कंडक्शन but in metal rod heat is transferred by vibration of atoms as well as by free electrons, which are absent in plastic rod। खत्म। आप देख रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, इससे मेटल में हीट ट्रांसफर हो रही है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ वाइब्रेशन ऑफ एटम्स के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रही है पॉइंट एक्स टू। क्लियर है? तो ये कंपैरिजन पे आपको नंबर मिलेंगे, कंडक्शन बताने पे एक नंबर और डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कंपैरिजन पे भी एक नंबर। तो 4 नंबर ऐसे डिवाइड होंगे। क्लियर? ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, टाइम नहीं है हमारे पास। और डॉल्फिन communicates with the other dolphin underwater by emitting the sound which is in the range of 7 to 15 kilohertz। ठीक है, state the value of the speed of the sound in air and state how the speed of the sound in water differs from the speed of the sound in air। सिर्फ स्टेट करने के लिए कह रहा है, तो स्टेट कर दें उसको, एक्सप्लेन करने के लिए नहीं कह रहा। तो देखो, स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर जो है वो हम 330 से 350 के बीच लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे 330 ही लिखूंगा। ठीक है, 330। और वाटर के अंदर स्पीड बढ़ जाती है अप टू 1500 मीटर पर सेकंड तक चली जाती है, फास्टर। तो कंपेयर करने के लिए क्या है ना, हाउ इट इज डिफर फ्रॉम इट। सो अब आप यहाँ पे लिख देंगे कि दैट इज फास्टर, स्पीड ऑफ द साउंड इन वाटर इज फास्टर देन इन एयर। क्लियर है? कंपैरिजन पे एक नंबर मिलेगा आपको।
तो ये दोनों मिला के 1 मार्क मिलेंगे। स्टेट एंड अनएक्सप्लेन, अभी वो अनएक्सप्लेन की बात कर रहा है, ऊपर एक्सप्लेन नहीं कहा था। इफ ह्यूमंस विद नॉर्मल हियरिंग कैन हियर ऑल द साउंड्स इमिटेड बाय द डॉल्फिन, तो नहीं, 7 to 20 किलो हर्ट्ज तक वो सुन सकता है। सही है, फिर 20 किलो हर्ट्ज के बाद इंसान नहीं सुन सकता। हाँ, क्योंकि 7 to 15 किलो हर्ट्ज है और हम 20 किलो हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, तो आंसर इज यस। ठीक है, अब यस में अब नीचे एक्सप्लेन करेंगे आप। ठीक है, अब नीचे क्या एक्सप्लेन करेंगे आप कि नॉर्मल नॉर्मल ह्यूमन कैन हियर अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंजिंग फ्रॉम, ठीक है, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। So she can hear all of its frequency। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, अब आगे क्या है, वो कह रहे हैं कंप्लीट टेबल 5.1 डिस्क्राइब द डिफरेंस इन लाउडनेस एंड पिच ऑफ द टू डिफरेंट डॉल्फिन साउंड्स। ठीक है, तो देख लीजिए, अब ये फ्रीक्वेंसी 14 है, उसकी 8 है, तो ठीक है, और एम्पलीट्यूड इसका लार्ज है, नीचे वाले का स्मॉल है। जिसका एम्पलीट्यूड लार्ज है उसकी लाउडनेस ज्यादा है, तो जाहिर है लाउडनेस ज्यादा है तो लाउड, इसको आप लाउड कहेंगे, और जिसकी लाउडनेस कम है तो उसको क्वाइट या सॉफ्ट कहेंगे। आप क्वाइट कह लीजिए, क्वाइट उस लाउड के कंपैरिजन में क्वाइट होगी, तो आप इसको क्वाइट कह लीजिए। क्लियर है? अब पिच की बात करें तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, 14 हर्ट्ज है, जाहिर है उसकी पिच ज्यादा है, तो आप हाई पिच कहेंगे। इसकी कम है उसको लो पिच कहेंगे। क्लियर हो गई बात? आई बात समझ में? वो कह रहा है कि कंप्लीट द सेंटेंस टू डिस्क्राइब हाउ द साउंड इज ट्रांसमिटेड थ्रू वाटर। साउंड जो है वो वाटर में कैसे ट्रांसमिट होती है। ठीक है, आप इधर देख लेते हैं। साउंड वेव्स आर मेड ऑफ वाइब्रेटिंग डैश विच प्रोड्यूस, वाइब्रेटिंग कौन कौन वाइब्रेट कर रहा होता है? साउंड, साउंड जब साउंड ट्रांसफर कर रही है, Particles. पार्टिकल्स, ऑब्वियस सी बात है, पार्टिकल्स की ही वाइब्रेशन से होता है। अच्छा, विच प्रोड्यूस कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। कंप्रेशन इज अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर। ठीक है, तो हाई प्रेशर का रीजन होता है हाई प्रेशर, एंड रेयरफेक्शन इज अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। सवाल है, अगर कोई प्रेशर की जगह वॉल्यूम लिख दे, कंप्रेशन इज अ रीजन ऑफ लो वॉल्यूम या मिनिमम वॉल्यूम, तो उसके साथ क्या करना चाहिए? हालांकि प्रेशर हाई है तो वॉल्यूम कम है। अब ये क्वेश्चन है जो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, मैं इसका जवाब फिलहाल नहीं दे रहा, सोचिएगा। द साउंड वेव ट्रेवल्स डैश टू द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। सो साउंड वेव हमेशा पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ट्रेवल करती है। सो यू नीड टू राइट हियर पैरेलल। पता है ना, साउंड वेव यूं 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 इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो ये ऐसे इस तरह से राइट लेफ्ट वाइब्रेट करती है तो पार्टिकल्स, और एनर्जी भी इसी एंगल पे ट्रांसफर होती है, तो दोनों पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। तो पार्टिकल्स भी ऐसी वाइब्रेट करते हैं राइट लेफ्ट, और एनर्जी भी इसी एक्सिस पे ट्रेवल करती है। सही है, सो बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। Figure 6.1 shows the part of an optical fiber and it is used in high speed broadband communication. इससे 2 advantages of using, कह रहा है कि 2 एडवांटेज बताएं यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर एंड हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन कंपेयर टू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंट ऑन द कॉपर वायर्स। एक तो सिग्नल डिग्रेडेशन कम से कम हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट लीस्ट सिग्नल डिग्रेडेशन, सिग्नल लॉस कम से कम होता है, हाई स्पीड होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे चल रहा होता है। ठीक है, फिर सिक्योर होता है डाटा, क्योंकि जब सिग्नल लॉस ही नहीं हो रहा, सिग्नल सिक्योर है। आ रही बात समझ में? तो उसके बाद जो जिस ग्लास का है वो ट्रांसपेरेंट टू इंफ्रारेड होता है, तो इंफ्रारेड इसमें डाला जाता है। तो बहुत सारे इसके जो है वो रिस्पॉन्डेड हो सकते हैं, बट ऑब्वियसली हमने 2 ही एडवांटेजेस लिखने हैं। ठीक है, तो आप सिग्नल डिग्रेडेशन के बारे में लिख सकते हैं कि लीस्ट सिग्नल डिग्रेडेशन हाई रेट्स है, कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा पर सेकेंड, सिक्योर है। उसके अलावा सिग्नल लॉस कमेंट्स को डिग्रेडेशन कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, कोई भी पॉइंट्स लिखते हैं। ठीक है,
आई डेल्टा ट्रांसफर रेट नंबर 1, नंबर 2, ठीक है, लीस्ट सिग्नल डिग्रेडेशन, सिग्नल लॉस। आ रही बात समझ में? लीस्ट optical fiber is made of the glass with a refractive index of 1.4. Calculate the critical angle. So आपको पता है कि sin of critical angle equals to 1 upon refractive index. Critical angle equals to sin inverse 1 upon n. So sin inverse 1 upon n is 1.4. ये तकरीबन कितना आता है? 1.5 पे तो ये 41.8 आता है, ठीक है। तो देखिए क्रिटिकल एंगल कितना, 42 43 डिग्री कितना बनता है? साइन इनवर्स 1 अपॉन 1.4, ये बनेगा 45.58 डिग्री, यानी ये तकरीबन 46 डिग्री 2SF में बनेगा। क्लियर? स्टेट द मीनिंग ऑफ क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल वो है कि जिसके बियॉन्ड अगर आप जाएं, ठीक है, क्रिटिकल एंगल वो एंगल है कि अगर इसके आप बियॉन्ड जाते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ये वो एंगल है कि फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम्स 90 डिग्री, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री बन जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस for which angle of incidence for which angle of refraction becomes 90 डिग्री। क्लियर? इसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, यानी अगर फर्स्ट करें मैं ये सॉलिड सर्कुलर सेमी सर्कुलर ब्लॉक की बात करूं, ठीक है, और यहाँ से लाइट जा रही है, ठीक है, और ये आगे बैंड हो गई, ये नॉर्मल है, इससे बैंड होकर लाइट हॉरिजॉन्टल ऐसे जा रही है, ये 90 डिग्री बन रहा है। तो इस वक्त ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम क्रिटिकल एंगल कहेंगे, ठीक है। यानी वो एंगल ऑफ इंसिडेंट जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम क्रिटिकल एंगल कहेंगे। आ रही बात समझ में? On figure 6.1, label the angle of incidence of the ray light as it hits the wall of the glass fiber. Draw the continuous ray until it leaves the glass fiber. ठीक है, 6.1 में आपने इसको आगे बताना है, यानी वो कह रहा है कि वो जो हिट कर रहा है वॉल को, तो उस पर एंगल ऑफ इंसिडेंट बताना है, एंगल ऑफ इंसिडेंट बताना है। आप कैसे बताएंगे? तो भाई उसका तरीका ये है कि यहाँ पर आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो, नॉर्मल ड्रॉ करो, ठीक है भाई, नॉर्मल आपका होगा। अभी जो आपका नॉर्मल ड्रॉ है, ऑब्वियसली ये नॉर्मल आपका, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है। क्लियर? अभी जाहिर है ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, जो कि जाहिर है क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा बड़ा है, तभी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है। तो डी आपको एहतियातन बता देगा। मैं नहीं कहा था कि अप टू द स्केल है, लेकिन मैं फिर भी देखने से पता तो चल जाएगा ना यार, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल कितना है? ये एंगल अगर आप देखें 10 है, ये 18 डिग्री है, 18 डिग्री है, पूरा पूरा 18 डिग्री है, ठीक है। तो ये 18 डिग्री है, तो 18 डिग्री इधर भी कर लो भाई, 10 20 18 डिग्री, ठीक है भाई। बिल्कुल उसकी सीध में कर देगा। अब यहाँ पर भी आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें, और यहाँ से भी आप इसको निकाल दें बाहर।
क्लियर है बेटा, समझ आ रही है? ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। जाहिर उसने मेंशन करने के लिए कहा ही, तुम क्यों करें? ठीक है, तो उसने कहा था कि लेबल द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द रे एट इट हिट्स द वॉल ऑफ द ग्लास, ड्रॉ द कंटिन्यूएशन ऑफ द रे अंटिल इट लीव्स द ग्लास फाइबर। तो एक नंबर कंटिन्यूएशन का, एक नंबर एंगल मार्क कर देगा। क्वेश्चन नंबर 7, फिगर 7.1 shows the circuit containing 6.0 volt battery of the sun and 3 identical resistors. S1 and S2 is closed. S1 is closed and S2 is open. ठीक है। The current in the ammeter is 0.08 ampere. Calculate the resistance R1. R1 कितना है? भाई जिस वक्त ये खुला हुआ है तो सारा का सारा करंट यहाँ से ऐसे आके यूं आके वापस वापस जा रहा है। वो कह रहा है ना कि S1 is closed, ये S1 क्लोज है तो सारा करंट ये सर्किट से ऐसे जा रहा है। सही है, तो ये सर्किट इस वक्त स्विच ऑफ है। ठीक है, डिस्कनेक्टेड है। अब अगर मैं, वो कह रहा है कैलकुलेट द करंट, तो सीधी सीधी बात है, करंट वहां से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, R1 से गुजर रहा है। करंट कैसे निकाल रहे हैं भाई? अब ये 6 वोल्ट गिवन है और यहाँ पे करंट दिया हुआ है, सॉरी, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ R1। R1 की रेजिस्टेंस पूछ रहा है। अभी R1 की रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो भाई यहाँ से जो करंट पास कर रहा है वो 0.08 एम्पियर ही कर रहा है, और 3 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स। बहुत जबरदस्त खूबसूरत बात, यानी जो R1 है वही R2 है वही R3 है, तो इन सबको आप R भी लिख सकते हो, तीनों आइडेंटिकल है। सो ये भी R है, ये भी R है, सबकी वैल्यू सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं जबानी बता रहा हूँ कि अगर ये 6 वोल्ट है, ठीक है, तो भाई 3 वोल्ट इधर मिलेगा, 3 वोल्ट इधर मिलेगा, जबानी बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये सोचने वाली बात ही नहीं है क्योंकि दोनों की रेजिस्टेंस सेम है, तो इक्वली वोल्टेज डिवाइड होगा। सो voltage at R1 is 3 volt because it is identical to R2। सही है भाई? अब क्या करें? अब R1 पे आपने क्या निकालना है? इसकी रेजिस्टेंस निकाल ली। R1 इज इक्वल टू V1 अपॉन I1, ओम्स लॉ लगाइए, तो V इज इक्वल टू IR होता है। सो V1 कितना होगा? 3 वोल्ट हो जाएगा, और I1 कितना होगा? 0.08 एम्पियर हो जाएगा। जी, कौन करेगा? 3 डिवाइडेड 0.08 एम्पियर, ये आएगा 37.5 ओम। समझ आया जी? जी अब ये राउंड ऑफ होगा 38 ओम्स में। क्लियर? सो R1 की वैल्यू ये समझ आ गई। S1 एंड S2 बोथ आर क्लोज। अब दोनों को क्लोज कर दिया। अब सबकी वैल्यू आ गई 38 ओम्स। ठीक, सबकी वैल्यू आ गई। 37.5 आप लिखेंगे लेकिन कैलकुलेशन में 37.5 लिखेंगे लेकिन राउंड ऑफ करके 30। अब सबकी वैल्यू आपको पता लग गई। ठीक है, अब यहां से आप ये करें इसको क्लोज। जैसे ही आप इसको क्लोज करेंगे, अब आपको यहाँ पे ये जो करंट मिल रहा था ना, अब ये करंट नहीं मिलेगा कि पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस और कम हो जाएगी तो करंट बढ़ जाएगा। अब ये करंट नहीं मिलने वाला। अब ये मत सोचिएगा पीछे करंट सेम रहेगा, करंट चेंज हो जाएगा पीछे। जैसे ही आपने इस वाले को, ये जो कि डिस्कनेक्टेड था, जैसे ही से आपने क्लोज किया, इसे क्लोज करने से आप इधर जो करंट है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। मेरे ख्याल है वो नया करंट पूछेगा। डिटरमाइन द रीडिंग ऑन द एमीटर। अब बच्चों वाला सवाल है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। एनीवेज, खैर लेट्स सी, देखते क्या करते हैं। अब देखो, इस तरह के क्वेश्चन के अंदर यू नीड टू थिंक। क्या करना पड़ेगा कि अब अगर ये सीन है तो पहले मैं इस सर्किट का एक इक्विवेलेंट निकाल लेता हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए। इस सर्किट को समझो। ठीक है, इस सर्किट का अगर मैं इक्विवेलेंट निकालूं, ठीक है, तो जब इन दोनों को एक रजिस्टर बनाएंगे तो ये भी आर है, ये भी आर है, ऐड होके ये 2R हो जाएगा, और नीचे आर है। ध्यान दीजिए आप लोग, ये नीचे आर है। और आपको पता है कि जब एक पैरेलल में, मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि पैरेलल में जब एक रजिस्टर दूसरे के साथ ऐड होता है, ठीक है, पैरेलल में जब ये ऐड होते हैं आपस में, तो पैरेलल में ऐड होने के बाद इसकी तीसरी पिक्चर मैं आप लोग के सामने रख रहा हूँ। जब इन दोनों को भी रिमूव करके एक रजिस्टर लगाऊंगा, यानी कि ये तीसरा वाला रजिस्टर भी हटा दूंगा और सिर्फ ये एक रजिस्टर आखिर, यानी इन दोनों को कंबाइन करके एक रजिस्टर लगाऊंगा, तो उसकी वैल्यू होगी 2, उसकी वैल्यू होगी 2R/3। आप चाहें तो सॉल्व करके आप देख लें आप कैसे निकालेंगे इसको आप। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला आपको याद है, इसको आप R1 कर लें या इसको R4 कर लें, इसको आप R5 कर लें। तो फॉर्मूला था, रिजल्टेंट का क्या था? R4 × R5 डिवाइडेड बाई R4 + R5।
सो आर ई कैसे निकलेगा, ये आर फोर कितना है, आर इंटू टू आर डिवाइडेड बाई आर प्लस टू आर, तो ये टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई थ्री आर बन जाएगा, एक आर से एक आर जाएगा तो टू बाई थ्री और ये टाइम्स आर आएगा। तो भाई यही तो लिखा है मैंने, टू आर बाई थ्री, और क्या लिखा है, समझे आप, मैंने यही तो किया है। तो मैंने टेक्निकली क्या किया, इन दोनों को भी कंबाइन करके एक रजिस्टर बना दिया। आप चाहें तो आप वन अपॉन आर ई ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू, ठीक है, या वन अपॉन आर फोर कर लें, इसको वन अपॉन आर फाइव कर लें, ये आपका आर फोर हो जाएगा, ये आर फाइव होगा। जब सॉल्व करेंगे तो आर ई की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, टू अपॉन थ्री टाइम्स आर आएगी, ये आएगी, जो कि ये रही, मैंने पहले ही निकाल दिया, ठीक है, आ रही बात समझ में। तब ये फाइनल रजिस्टर आपका टू बाई थ्री आर हो जाएगा फाइनल, ठीक है। और वोल्टेज पीछे से कितना आ रहा है, वोल्टेज आपका पीछे से 6 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, ठीक है, ये आ रहा है। अब सुनते चले जाइए, ठीक है, ये फाइनल ये जो रिजल्टेंट आपका जो है इसकी वैल्यू टू बाई थ्री आर आई, क्लियर। अब देखिए आर की वैल्यू आपने निकाली थी 37.5 ओम्स, ठीक है, आ रही बात समझ में। जो बैटरी का वोल्टेज है वो 6.0 वोल्ट है, आ रही बात समझ। आपने करंट निकालना है, करंट इज इक्वल टू वी ई, ठीक है, वी ई अपॉन आर ई। वी कितना है, 6 वोल्ट है, ठीक है, वी यानी बैटरी का वोल्टेज कितना है, 6 है, डिवाइडेड बाई आर ई। आर ई कितना है, टू बाई थ्री आर है, ठीक है। तो आर ई की वैल्यू कितनी है, आर ई की वैल्यू है टू बाई थ्री, ठीक है, इसको डिवाइड करके लिख देते हैं, 6 डिवाइडेड बाई आर ई, ऐसे लिख देते हैं, यानी इसको लिख देते हैं, इसको ऐसे लिख रहा हूँ, वी अपॉन आर ई, ठीक है। तो वी कितना था, 6 अपॉन आर ई, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 6 डिवाइडेड बाई आर ई की वैल्यू है टू बाई थ्री आर, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई बाई थ्री अपॉन टू और नीचे आर, ठीक है। तो ये 6 मल्टीप्लाई बाई थ्री अपॉन टू इंटू आर, आर की वैल्यू पहले ही आप निकालिए कितनी, 37.5, तो 37.5 जी आंसर क्या होगा, सही है, 6 इंटू थ्री डिवाइडेड बाई, कैंसिल कर दें इसको, टू अंडर टू, टू थ्री जा सिक्स, तो 9 अपॉन 37.5, 0.24 ओम्स, 0.24 एम्पियर, 0.24 एम्पियर का करंट है, करंट बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं बात को आप। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ द वर्क डन एंड पोटेंशियल डिफरेंस व्हाई देयर इज अ लार्ज हीटिंग इफेक्ट इन R3 एंड R1। वो कह रहा है कि R3 और R1 में लार्ज हीटिंग इफेक्ट कहाँ है, R3 और R1, R3 और R1 में, ठीक है, कह रहा है कि एक्सप्लेन in terms of work done potential difference why there is a large heating effect in R3 and R1, R3 और R1 में large heating effect क्यों है, ठीक है, क्योंकि R3 में पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, ठीक है, R3 में, ठीक है, R3 कहाँ, ये रहा, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। उसकी वजह ये कि देखो यहां से लेकर यहां तक अगर तुम चलो तो ये 6 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, तो इन दोनों किनारों पे 6 वोल्ट है, और अगर मैं यहां से यहां जाऊं तो इस पे 3 वोल्ट पड़ रहा है। कहीं ना R3 में यहां से यहां चलूं तो इस कोने पे 6 वोल्ट है, इस कोने पे 0 वोल्ट है, तो इसका मतलब है R3 पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 6 वोल्ट होगा, और R1 पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 3 वोल्ट होगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, क्लियर, फिर समझ लो, ये 6 वोल्ट है, तो 6 वोल्ट का मतलब होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव, पॉजिटिव को 6 वोल्ट कहते हैं, नेगेटिव को 0 कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो किनारा है वो 6 वोल्ट होगा, ये वाला किनारा 6 वोल्ट होगा, ये 0 वोल्ट होगा, ये 0 वोल्ट। अब यहां से तुम यहां चलो तो 6 वोल्ट दो रेजिस्टर पर डिवाइड हो रहा है, इसको भी 3 मिल रहा है, इसको भी 3 मिल रहा है, क्योंकि दोनों की रेजिस्टेंस सेम है। सो R1 को 3 वोल्ट मिल रहा है, और जब नीचे वाले ब्रांच में चलोगे तो यहां से यहां ट्रेवल करोगे तो यहाँ पे R3 को 6 का 6 वोल्ट पूरा मिल रहा है, तो यानी R3 पे वोल्टेज ज्यादा है और R1 पे वोल्टेज कम है, इसलिए हीटिंग इफेक्ट R3 पे ज्यादा होगा और R1 पे हीटिंग इफेक्ट कम होगा वोल्टेज की वजह से। आपने पावर का फॉर्मूला पढ़ा है, V²/R, ठीक है। तो वोल्टेज कहाँ है, R3 पे ज्यादा है, तो जहां पे R3 पे वोल्टेज ज्यादा है, ठीक है,
वहां पर क्या है बेटा, वहां पर पावर भी बोलिए ज्यादा ही आपकी कंज्यूम हो रही होगी। इज दैट क्लियर? जहां वोल्टेज कम है वहां पावर भी कम कंज्यूम हो रही होगी। दैट्स इट, सिंपल इज दैट, वी स्क्वायर अपॉन आर फॉर्मूला है। तो अब लिख दो यहाँ पे, अंग्रेजी में क्या लिखोगे भाई जी? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 is greater than potential difference across R1। ठीक है, सो हेंस मोर, ठीक है, मोर वर्क डन, ठीक है, मोर वर्क विल बी डन ऑन पासिंग, ठीक है, ऑन पासिंग चार्जेस थ्रू R3। खैर है भाई, समझ आ रही बात? जी। क्वेश्चन नंबर 8, फिगर 8.1 शोज अ सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड है, ठीक है, और इसके साथ ये पूरा एक सर्किट बनाया हुआ है इन्होंने, यहाँ पर इसकी सोर्स लगाई हुई है। वो कह रहा है ड्रॉ ऑन figure 8.1 four complete magnetic field lines that show the pattern and direction of the magnetic field inside and outside the solenoid। ठीक है, अच्छा भाई, तो देखें उसका तरीका कार ये कि देखें मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो इस तरह से पैरेलल और ऐसे यूं आपकी एक आप ऐसे बना लो, एक आप यूं बना लो, ठीक है, एक आप इस तरह से बना लो, ठीक है, ऐसे कर लो, एक यूं कर लो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इस तरह से कर लो। यहाँ पे गैप रखना बड़ा, यहाँ पे एक बड़ा गैप रखना, ठीक है। आ रही बात समझ में? ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ से आपने वो फ्लेमिंग का सॉरी राइट हैंड ग्रिप रूल अप्लाई करना है सोलेनॉइड का। यहाँ से आपने राइट हैंड ग्रिप रूल अप्लाई करना है सोलेनॉइड को और देखना है कि यहाँ नॉर्थ बनेगा या साउथ, जो भी बनेगा उसके हिसाब से आपने एरो बनाना है, आउटवर्ड या इनवर्ड एरो बनाना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, अब इसको फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। अब लगाएं फ्लेमिंग का अब लगाएं सोलेनॉइड का राइट हैंड ग्रिप रूल, ठीक है, जो कि सोलेनॉइड के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब आप देखें कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से ये आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, ये यहाँ से आ रहा है करंट, और करंट जब यहाँ से आ रहा है तो ये पीछे की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, तो पीछे से वो नीचे आ रहा है, सामने से ये ऊपर आ रहा है, सामने से ये करंट ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो सामने से जब ये ऊपर आ रहा है, करंट को देखिए, ठीक है, यहाँ से यूं जाएगा और ऐसे नीचे आएगा। तो इसका मतलब अगर आप राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं, राइट हैंड ग्रिप रूल, सारा करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, एरो अपवर्ड बनाए, तो इसको आप हैंड को अपने कर्ल कर लें, फिंगर्स को कर्ल करें, तो ये थंब विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो ये यहाँ पर नॉर्थ पोल हो जाएगा, यहाँ पर साउथ हो जाएगा, यहाँ से आप एरो बाहर जाते हुए दिखाएं, ठीक है, यहाँ से ये सारे एरो बाहर जाते हुए दिखाएं, ठीक है, और यहाँ से ये एरोस अंदर आते हुए दिखाएं, ठीक है। क्लियर है बच्चों? ये बच्चों समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, फील्ड लाइंस पैरेलल होंगी इनसाइड द सोलेनॉइड्स के मार्क्स हैं, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपने कर्व बनानी है, उस पे मार्क्स हैं, ठीक है। सिमेट्रिकल पैटर्न जो है बनाना है, अब जाहिर सी बात है कि मैंने तो एक रफ सा बनाया है, तो आप जब बनाएंगे तो कोशिश करें 2-3 दफा पेंसिल फेरें और प्रॉपर सिमेट्रीज में शो करें सिमेट्रिकल पैटर्न। यहाँ मैंने भी यही किया, ऊपर नीचे कॉपी पेस्ट कर दिया ताकि सिमेट्री रहे, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा 4 मार्क्स का है, तो पैरेलल लाइंस पर मेरे ख्याल में 1 नंबर देगा वो आपको, ठीक है, और दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है जो कि कर्व हो रही हैं उन पे 2 नंबर देगा, सिमेट्रिकल पैटर्न पे 1 नंबर देगा और एरो पे 1 नंबर मिलेगा आपको। क्लियर है? 4 मार्क्स ऐसे डिवाइड होंगे। वो कह रहा है मार्क अ पॉइंट इनसाइड द बॉक्स ऑफ 8.1 वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रांग, लेबल दिस पॉइंट एज पी। वो कह रहा है कि कहाँ होगी भाई मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग? अंदर होगी। यहाँ पर कोई भी आप पॉइंट मार्क कर लें, इसको बी करके
ये अंदर का कोई भी पॉइंट दिखा दे, या इधर कर लें, ये भी ठीक है, इधर सेंटर में इधर मैग्नेटिक फील्ड इधर 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 कहीं भी मार्क कर लें जहां मैग्नेटिक फील्ड क्लोजर है ना आपस में, वो पॉइंट आप पर क्या होगा, वो पॉइंट आपका ऐसा होगा जहां सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है। इज दैट क्लियर? ठीक है। सर वैसे कॉइल के अंदर हर जगह बी होगा ना, क्योंकि सारी एक ही मतलब पैरेलल है ना, तो एक ही हाँ डिस्टेंस होगा। हाँ, कहीं पर भी कर लो, इधर कर लो, इधर कर लो, इधर कर लो, इधर कर लो, कहीं पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं पर भी कर लो, जी ठीक है। कहीं भी कर लो, बीच में इधर इधर इस वाली लाइन पे कहीं पर भी कर सकते हो। तो मैंने बिल्कुल सेंटर पे ही कर लिया, सबसे स्ट्रांग पॉइंट। सही है, आ रही बस समझ? वो कह रहा है explain how this diagram shows the magnetic field is strong at B. Magnetic field lines are closer and denser. ठीक है, because and denser. Figure 8.2 shows a solenoid and an electric circuit for the bell. Complete the circuit of 8.2 with a symbol for the direct current power supply. So obvious सी बात है, अगर डीसी है तो एक तरफ पॉजिटिव आएगा, एक तरफ नेगेटिव। यहाँ पॉजिटिव कर लें, ठीक है। वो क्या कह रहा है, अंग्रेजी पढ़िएगा। वो कह रहा है कि डीसी पावर सप्लाई, बैटरी या सेल की बात नहीं की, अगर बैटरी या सेल बोलता तो फिर आप ये बनाते। वो डीसी पावर सप्लाई की बात कर रहा है। दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। क्लियर है? दैट्स वाई ये दो छोटे छोटे सर्कल बना के प्लस माइनस बनाया मैंने। क्लियर है? समझ आ रहा है? जी बच्चों, क्लियर है नहीं क्लियर है? अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक्सप्लेन why soft iron arm pivots making the striker hit the bell when the switch is closed. ठीक है, क्या जवाब हो सकता है, क्या सोचेंगे आप इसको, क्या रीजन हो सकता है कि क्यों ये जो सॉफ्ट आयरन का आर्म है, ठीक है, आ रही बात समझ में, ये हिट कर रहा है इस स्प्रिंजी मटेरियल को। ठीक है, वो कह रहा है ना, why the soft iron arm pivots making the striker hit the bell when the switch is closed. जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे, समझिएगा, वैसे ही क्या होगा कि करंट यहां से यहां जाएगा, इस कॉन्टेक्ट से यहां आएगा, यहां से इधर आएगा, ठीक है, और जैसे ही यहां करंट आएगा तो ये स्प्रिंजिंग मटेरियल जो है इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसके जाहिर सी बात है, जब करंट यहाँ पर आ रहा है तो इसके अंदर करंट घुसेगा, करंट जाएगा जाएगा जाएगा, यहाँ से आएगा और अपना सर्किट कंप्लीट करेगा। इस दौरान ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। जब ये मैग्नेटाइज होगा तो इस स्ट्राइकर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी स्ट्राइकर जो है वो इधर अट्रैक्ट होगा नीचे की तरफ। जब स्ट्राइकर नीचे की तरफ अट्रैक्ट होगा तो ये बेल को हिट करेगा। सही है, बेल को हिट होगी। जैसे ही ये नीचे की तरफ आएगा, यानी कि ये नीचे आएगा, ऐसे आएगा, थोड़ा नीचे हो जाएगा यूं, बेल को हिट करने के लिए यूं हो जाएगा, वैसे ही इस कॉन्टेक्ट से इसका कॉन्टेक्ट खत्म हो जाएगा। जैसे ही कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट खत्म होगा, ये स्प्रिंजी मटेरियल है, एक तरह का यूं समझो कि स्प्रिंग टाइप का मटेरियल है, तो ये फौरन अपनी इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से दोबारा ऊपर जाएगा। नीचे आया अट्रैक्शन की वजह से, ऊपर जाएगा, ठीक है, अपने स्प्रिंजी मटेरियल की जो उसकी लचक है, इलास्टिसिटी है, उसकी वजह से ऊपर जाएगा। तो जब ऊपर जाएगा वापस दोबारा कॉन्टेक्ट से जाके कनेक्ट हो जाएगा, दोबारा कनेक्ट होगा, जैसे ही कनेक्ट होगा फिर दोबारा जो है वो क्या होगा, दोबारा से इसमें अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, क्योंकि ये कॉइल मैग्नेटाइज हो चुका है। दोबारा ये अट्रैक्टिव फोर्स होगी, फिर ये नीचे आएगा, फिर इसको हिट करेगा, फिर स्प्रिंजी मटेरियल ऊपर लेके जाएगा, और ये 1 मिनट के अंदर ही कई दफा बेल बजती, अगर आपने देखा हो, कई दफा ये हैमर इसको हिट करता है, स्ट्राइकर इसको हिट करता है। सो दिस इज द सिंपल रीजन। ठीक है, सो 2 मार्क्स के लिए उसको लिखना। अब 2 मार्क्स के लिए क्या लिखेंगे, ये जल्दी से लिखते हैं। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे इसको, रीजन is that the solenoid becomes an magnet कह रहे हैं, आ रही बात समझ में?
therefore soft iron becomes, here a soft iron becomes a magnet, ठीक है, due to induce, ये ड्यू टू इंड्यूस मैग्नेटिज्म कह लें या मैग्नेटिक इंडक्शन कह लें, hence striker will hit the bell. Explain why the soft iron arm pivot making the striker hit the bell when the switch is closed. तो सबसे पहली बात तो ये कि जैसे ही ये स्विच क्लोज होगा, ठीक है, ये यहाँ से करंट पास करेगा इसके अंदर, तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा और ये सोलेनॉइड से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा, ये इससे अट्रैक्ट होगा, ठीक है, ये अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होकर ये नीचे आएगा, तो अट्रैक्शन इज द कीवर्ड, ठीक है, ये बात याद रखिएगा. सोलेनॉइड बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, दिस इज द फर्स्ट की सेंटेंस. और सेकंड ये होगा कि अट्रैक्शन होगी बिटवीन इस आर्म के और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ. तो ये दो कीवर्ड्स हैं, की सेंटेंसेस हैं, सो लेट्स यूज देम, ठीक है. सोलेनॉइड क्लियर है, आ रही बात समझ में. क्लियर है. सो देयर इज एन अट्रैक्शन बिटवीन सॉफ्ट आयरन आर्म, ठीक है बच्चों, क्लियर. अब नेक्स्ट पे क्या होगा, एक्सप्लेन व्हाई द आर्म पिवट्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन ड्यू टू स्प्रिंगी मटेरियल. जाहिर सी बात है, अब आप इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है. एक्सप्लेन व्हाई द आर्म पिवट्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर द स्ट्राइकर हिट्स द बेल. अब सबसे पहले इसे आप क्या बताएंगे, क्या हुआ, क्या था. हुआ ये, कॉन्टैक्ट्स आर ब्रोकन. सबसे पहले आप लिखेंगे द कॉन्टैक्ट्स are broken due to which circuit will be an open circuit, यानी करंट फ्लो नहीं कर रहा. So therefore there is no, अच्छा फ्लो ऑफ करंट नहीं कह रहा मैं, there is no current in the circuit, ठीक है. क्लियर है, आ रही बात समझ. नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम ऑफ हीलियम 4. क्या इसका स्ट्रक्चर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बता दो क्या है. हीलियम जो है बेसिकली हीलियम 4 है. सो देयर आर two protons, there are two protons, ठीक है, two neutrons, there are two protons and two neutrons, ठीक है, in
of while R2 outside, समझ आ गई बात? ऐसे मिल जाएगा तुम्हें नंबर। अब स्पेसिफाई करो। The sun is a medium-sized star powered by the nuclear fusion reaction, which release energy. State what happens during nuclear fusion reactions, which form helium, जो कि हीलियम को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सो उस दौरान क्या होगा भाई? ठीक है, उस दौरान हाइड्रोजन जो है, टेक्निकली देखा जाए तो हाइड्रोजन जो है, वो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, वो ज्वाइन होता है, ज्वाइन होके हीलियम बनाएगा। दैट्स इट। तो आप ये कहेंगे। ठीक है, ठीक है, आप बता देंगे 2 are fused to कह रहे हैं, आ रही बात समझ? वो कह रहे हैं स्टे टू रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बाय विच द सन रेडिएट्स मोस्ट ऑफ एनर्जी। सवाल ये पैदा होता है कि सबसे ज्यादा सन किस रीजन के अंदर अपनी एनर्जी जो है वो रेडिएट करती है। तो अब आप बता दें सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें? विजिबल में करती है। विजिबल के नीचे आपका जो है वो इंफ्रारेड आता है, और विजिबल से ऊपर अल्ट्रावायलेट आता है। तो ये 3 आपके रीजन है जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में 3 रीजन है। विजिबल रीजन है, विजिबल से ऊपर वाला अल्ट्रावायलेट है, विजिबल के नीचे वाला इंफ्रारेड है। ये 3 में सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करती है। सो आपकी मर्जी, 2 मार्क्स का कोई भी 2 लिखते हैं आप। ठीक है, आपकी मर्जी, आप अल्ट्रावायलेट लिखते हैं। ठीक है, describe what happens to a star when most of the fuel in its center has been converted to helium। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टार में क्या होगा कि जब वो कह रहा है कि मोस्ट ऑफ उसका फ्यूल जो कि है वो दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू हीलियम, फिर क्या होगा? तो स्टार का साइज बढ़ना शुरू होगा और वो रेड जाइंट बनना शुरू करेगा। और अगर उसको, क्योंकि वो मीडियम साइज स्टार है, उसने बोला है दैट इज अ मीडियम साइज स्टार, यानी हमारे सन के साइज के इक्वल है, उसके करीब करीब है, या उससे 8 टाइम्स से कम है। यानी हमारे सन का जो भी मास है उसके 8 टाइम्स, 8 गुना ज्यादा मास से कम है, तो वो मीडियम साइज स्टार कहलाता है। ठीक है, अगर इस तरह का कोई स्टार है और उसके अंदर हाइड्रोजन सारी खत्म हो रही है, वो हीलियम में कन्वर्ट हो रही है, अब वो रेड जाइंट बनना शुरू करेगा, उसका साइज बढ़ना शुरू होगा, आउटर लेयर उसकी जो है वो फैलना शुरू कर जाएगी। तो भाई यही लिखेंगे, तो इट स्टार्ट एक्सपेंडिंग। और क्या लिखेंगे? ठीक है जी, तो इट स्टार्ट्स एक्सपेंडिंग। ठीक है, एज, अब उसने दूसरा बोला ना, इफ इट इज अ मीडियम और स्मॉल स्टार रेड जाइंट, कह रहे क्या बनेगा? रेड जाइंट। अदरवाइज जी, अदरवाइज सुपर रेड जाइंट। क्लियर है? तो मोर मैसिव स्टार को तो मैंने अदरवाइज लिख के कह दिया, स्मॉल होगा या मीडियम होगा तो ठीक है रेड जाइंट, अदरवाइज सुपर रेड जाइंट। ठीक है, फिगर 10.1 shows an orbit of the earth and the orbit of the comet around the sun। अच्छा भाई, ये कॉमेट है। ठीक है, ये अच्छा ये सन है। ओके, और ये क्या है ये भी नहीं पता, ये क्या है ये भी नहीं पता मैं। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन सी चीज क्या होती है। वो कह रहा है कि भाई दोनों को
अब वो कह रहा है कि स्टेट विच ऑर्बिट ए और बी इज द ऑर्बिट ऑफ द कॉमेट, एक्सप्लेन योर आंसर। ऑर्बिट ऑफ द कॉमेट इज क्या होगा बच्चों, कौन बताएगा? ए होगा कि बी होगा? बी। कॉमेट का जो A ऑर्बिट B है वो बी। क्या कर रहे हो भाई, कौन कह रहा है? जुहाद भाई। सर A नहीं होगा। अरे आपको मैं कैसे समझाऊं ऑर्बिट? अब मुझे एक बात का जवाब दो, ये क्या है? ये कॉमेट है, ठीक है? कॉमेट है तो कॉमेट अगर सन के गिर्द घूम रहा है तो वो इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करेगा ना। मैंने कैप्लर्स लॉ Right. का रेफरेंस दिया था, क्यों नहीं फॉलो करेगा भाई? सुहाद भाई, मैं इफ यू रिमेंबर मैंने बताया था कैप्लर्स का जी फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, मैंने बताया था कि ऑल प्लैनेट्स आर, सिर्फ समझाने के लिए, ऑल प्लैनेट्स आर मूविंग अराउंड द सन in elliptical orbit having sun at their focus। ये elliptical shape होता है और elliptical shape के दो सेंटर होते हैं और दोनों को फोकस कहते हैं। तो एक ये किनारा है, एक दूसरा किनारा, इसे फोकस कहते हैं। और ये भी एक elliptical शेप है, उसका एक किनारा यहाँ बना हुआ, दूसरा इधर कहीं होगा। तो ये elliptical शेप है, तो जाहिर है एक जगह पे सन है, तो कॉमेट ही होगा ना, और क्या होगा? ठीक है, तो यही तो कह रहा है कि ये होगा कि यदि सर्कुलर ऑर्बिट होगा कि इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा, तो ऑब्वियसली इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा। सो इट विल बी एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, तो ये बी होगा। और एक्सप्लेन क्यों कर रहा है? एक्सप्लेन करना है तो सन इज नॉट एट द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है? सन इज नॉट एट द सेंटर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है? आ रही बात समझ में? बिकॉज इट इज एन इलिप्टिकल पाथ कह लो या इलिप्टिकल ऑर्बिट कह लो, कह रहे? आ रही बात समझ में? या कॉमेट्स हैव इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये भी कह सकते हो। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन हाउ द मोशन ऑफ द कॉमेट चेंजेस एट इट ऑर्बिट द सन। ओए होए होए, क्या सवाल पूछा है! पूरा पूरा कैप्लर्स का सेकंड लॉ पूछ लिया इसने, पूरा पूरा कैप्लर्स का सेकंड। अब सिलेबस में तो है ही नहीं, अब जो पढ़ाने वाला है इसकी स्टाइल पर डिपेंड करता है। देखिए समझिए, देखिए कॉमेट जब घूम के इधर से करीब आएगा, कॉमेट जब घूम के इधर से करीब आएगा, तो इधर करीब आएगा तो डिस्टेंस कम होने की वजह से फोर्स ऑफ ग्रेविटी बढ़ जाएगी। और ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी जब बढ़ेगी, यानी कि सन इस पे ज्यादा फोर्स लगाएगा, यही फोर्स ऑफ ग्रेविटी आगे सेंट्रीपिटल फोर्स बनाती है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स भी बनेगी। और सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब होता है mv²/r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ने का मतलब है स्पीड बढ़ जाएगी, मास चेंज नहीं हो रहा, इस इतने एरिया तक रेडियस भी कांस्टेंट है। तो इस यहां से लेकर यहां तक, इस वाले यानी इस रीजन से इस रीजन तक, ठीक है, जब कॉमेट आएगा तो इसमें उसकी स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ गई। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों बढ़ी? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ गई। ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों बढ़ी? क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया। समझ आ रही बात? तो डिस्टेंस कम होने से ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगी, जिससे स्पीड ऑफ द कॉमेट बढ़ जाएगी। यहाँ कहाँ? इस रीजन से लेकर इस रीजन में। और जैसे ही कॉमेट दूर जाएगा, दोबारा डिस्टेंस आपका बढ़ गया, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम, सेंट्रीपिटल फोर्स कम, तो उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। क्लियर है? आ रही बात समझ? तो अब लिख दें यहाँ पे, क्या लिखेंगे भाई? कॉमेट्स ट्रेवल, एक कॉमेट की बात हो रही है ना, कॉमेट ट्रेवल्स फास्टर, ठीक है, व्हेन इट इज, ठीक है? आ रही बात समझ में? इज दैट क्लियर? जी, क्यों? अब इसका एक और तरीका भी समझने का, एनर्जी के थ्रू भी। एनर्जी के थ्रू कैसे समझेंगे भाई? जब ये दूर है तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी कम।
जब करीब आएगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज। इसका मतलब है हाफ mv² के हिसाब से स्पीड भी बढ़ जाएगी। दैट्स इट। ऐसे भी समझ सकते हैं एनर्जी के थ्रू। हम फोर्सेस के थ्रू भी रिस्पॉन्स कर सकते हैं, फोर्सेस के थ्रू भी रिस्पॉन्स एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। आप क्या लिखेंगे? कॉमेट ट्रैवल्स फास्टर व्हेन इट इज क्लोजर टू द सन। ठीक है, आ रही बात समझ में? व्हेन इट कम्स क्लोजर, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी decreases and kinetic energy increases, ठीक है, due to which speed also। कह रहे बच्चों, आ रही बात समझ? At one position in its orbit, the comet is 6.6 into 10 to the power negative 6 light years away from the Earth. State the meaning of, लिख लो। Distance traveled by light in, ठीक है, in vacuum of space, clear? Determine the distance in meters between the comet and the Earth। वो कह रहा है कॉमेट और अर्थ के बीच में डिस्टेंस निकालें। अच्छा भाई, ठीक है भाई। डिटरमाइन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ, अच्छा देखो ये दिया हुआ है, ये लाइट ईयर दिया हुआ है, ये डिस्टेंस में मेंशन है ऑलरेडी। ठीक है, सो ये 6.6 लाइट ईयर्स गिवन है, तो ये देखो डिस्टेंस इज ऑलरेडी गिवन 6.6 into 10 to the power negative 6 लाइट ईयर। ठीक है, स्पीड कितनी दी हुई है? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। निकालना क्या है? डिस्टेंस को मीटर में निकालना। अच्छा, स्पीड की फिर जरूरत ही नहीं है, हमें स्पीड की जरूरत नहीं है, लाइट ईयर में ऑलरेडी गिवन है। ऐसे मुझे पता है कि 1 लाइट ईयर 9.46 into 10 to the power 15 मीटर होता है। 9.46 into 10 to the power 15 मीटर होता है। हम वहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, तो आप देखें 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 into 10 to the power 15 मीटर। ठीक है, तो देखिए 6.6 into 10 की पावर नेगेटिव 6 लाइट ईयर कितना होगा? सिंपल मल्टीप्लाई करना है हमने दोनों को। 9.46 into 10 to the power 15 मल्टीप्लाई बाई कितना होगा? 6.6 into 10 to the power negative 6। जी बच्चों सॉल्व करें, बताएं आंसर क्या आ रहा है मीटर्स के अंदर। 6.24 10 to the power of 10। 6.24 into 10 to the power 10 मीटर। राउंड ऑफ करें 6.2 into 10 to the power 10 मीटर। कह रहे हैं? और सर अगर ये वैल्यू ना याद हुई तो कोई और तरीका है? हाँ बिल्कुल है, निकाल लें आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो 1 लाइट ईयर, अब देखो लाइट 1 सेकंड में कितना फासला तय कर सकती है? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। ये पता है ना, ये तो पता है। लाइट की स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 300,000 किलोमीटर पर सेकंड। पता है नहीं पता? जी जी पता है। अब अब्दुल्ला, ये चीज ऐसी जो तुमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में भी तुमने इस्तेमाल किया होगा भरपूर। ठीक है, अब तुमने क्या करना है, ये जो मीटर कवर कर रहा है 1 सेकंड में कवर कर रहा है। ठीक है, 1 सेकंड में ये डिस्टेंस है। 2 सेकंड में कितना? ठीक है, 1 सेकंड में डिस्टेंस है जो कवर कर रहा है। 1 मिनट में कितना डिस्टेंस होगा, कितना कवर करेगा? तो मल्टीप्लाई बाई 60। ऐसे ही है।
एक घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, फर्दर मल्टीप्लाई बाय 60। एक दिन में कितना डिस्टेंस कवर होगा, फर्दर मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स। एक साल में कितना कवर करेगा, फर्दर मल्टीप्लाई बाय 365। सॉल्व करो, ये बनेगा 9.46 इंटू 10⁻15। और अगर टू सिग्निफिकेंट फिगर में जाओगे तो ये 9.5 इंटू 10⁻15 रखोगे।